आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो रमेश वकील के पास गया तो वकील ने जब उससे कहा कि तुम्हें सलाह की क्या जरूरत है, तुम्हारे तो चार चार बच्चे हैं और सब बड़े बड़े हैं, होनहार हैं, आज्ञाकारी हैं, तुम्हें सलाह की क्या जरूरत पड़ गई। तब रमेश ने उससे कहा कि देखो, बात ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है, उसके लिए मुझे एक विशेष सलाह चाहिए। बोला खैर छोड़ो, बताओ क्या बात है, चाय तो पियोगे ना। बोले चाय तो पी लूँगा, आप एक काम कीजिए, चाय उसको कहिए 15 मिनट बाद में भेजिए, मुझे पहले आपसे वो सलाह लेनी है। बोले ठीक है, कहो ऐसी क्या सलाह है जो तुम्हें विशेष जरूरत पड़ गई। बोले बात ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है, उसके भी मेरी तरह चार बच्चे हैं और उससे ये मालूम है कि मेरा बड़ा वाला जो लड़का है इस घर को बांध के रखेगा। तो उसने क्या किया कि अपने नाम से जो मकान था वो उसने बड़े वाले लड़के के नाम में कर दिया, ताकि मतलब घर को ये बांध के रखे, तीनों भाइयों को संभाल के रखेगा, मेरी और मेरी पत्नी की सेवा करेगा। बोले तुम ये कैसे बोल रहे, तुम्हारी पत्नी की नहीं, मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ कि मेरा दोस्त बोला कि मेरी और मेरी पत्नी की वो सेवा करेगा, इसलिए इस प्रेम मोह में उसने बड़े वाले लड़के को नाम में मकान कर दिया। तो अब अगर वो बड़ा वाला लड़का विद्रोह कर रहा है तो मेरे दोस्त को क्या करना चाहिए। बोला कि वो जब उसके नाम में किया तो उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। उसने कहा वो हो चुकी है, आज से 3 साल पहले वो रजिस्ट्री हो चुकी है। बोले तब अपने दोस्त को बोल दो कि आराम से निश्चिंत होकर सोए, इस बारे में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब पूरा एकाधिकार इस मकान का उसके लड़के के ऊपर है। लड़का जैसे चाहे वैसा कर सकता है, अगर वो चाहे तो तीनों भाइयों को घर से निकाल सकता है, अगर वो चाहे तो माँ बाप को भी घर से निकाल सकता है, क्योंकि उस मकान पे एकाधिकार उस बड़े वाले लड़के का है। इतना सुनना था कि रमेश की ऐसा लगा जाने कि 100 घड़े पानी उसके सर पे गिर गए हैं, वो हताश सा हो गया। तब वकील ने अचानक बोलते बोलते जब उसकी तरफ रमेश की तरफ नजर गई, उसने कहा तुम इतने हताश कैसे हो गए। बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, जैसे तुम मेरे दोस्त हो वैसे भी मेरा वो बहुत घनिष्ठ दोस्त है, उसको अगर मैं ये बात बताऊंगा तो मेरा जैसा हाल हो रहा वैसा उसका होगा। बोले जो कानूनी कार्रवाई है इस बारे में कुछ नहीं हो सकती, इसलिए उसको बता दो कि जैसे वो लड़का कहे वैसा करो, और कोई रास्ता नहीं इसका। मगर आगे से वो सचेत हो जाए, उसकी कोई भी अगर अर्निंग मनी है या डिपॉजिट कर रखी है उसने, वो अपने बड़े बेटे को न दे, बस इतना हो सकता है। तब तक चाय आ चुकी थी, चाय दोनों ने पी, मगर उसके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये चीज़ वो सोच रहा था कि आखिर अब मेरे इस परिवार का क्या होगा। चाय वाय पीने के बाद उससे कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। पर रमेश कुछ देर बैठे, बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे अपने दोस्त को बताना भी है, तुमने जो मुझे सलाह दी है वो उसे बतानी भी है। बोले ठीक है देख लो। वो वहाँ से निकला, निकल के अपने घर आया। घर पहुँचते पहुँचते दोपहर के 2 बज चुके थे। खाली रमेश की पत्नी जग रही थी और एक छोटी वाली बहू सुलोचना वो जग रही थी। वो अपनी सास के पास बैठे बातें कर रही, तब तक घंटी बजी तो सुलोचना ने आके दरवाज़ा खोला। उसे जब उसको देखा, बोले सुलोचना तुमने दरवाज़ा खोला, और कोई बहुएं नहीं है क्या। नहीं पापा, सब आराम कर रही हैं, तो सुबह काम के लिए थक गई हैं और मम्मी जी बैठी हुई मेरे पास हॉल में। बोले बेटा एक काम कर, मैं आ गया हूँ, अब तू जाके आराम कर, मैं तेरी मम्मी के साथ में बैठता हूँ। इतना कहने के बाद में उसने आज्ञाकारी मतलब कि
आज्ञाकारी बहू की तरह अपने कमरे में चली गई। अब वो आके हॉल में बैठा। बैठने के बाद में उसने उससे अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुम सोई नहीं? बोले हम आप ही का इंतजार कर रही थी। बोला अब तो इंतजार खत्म हो गया, मैं आ गया, अब तुम जाके आराम कर। बोला आराम तो तब करूंगी ना जब आप अपने वकील से क्या बात करके आए हो, वो मुझे बताइए आप। बोले क्या बताऊं? मैं बोले कुछ तो बताइए, कुछ तो उसने कहा होगा। बोले उसने ये कहा है कि जो तुमने 3 साल पहले अपने हाथ कटवाए थे ना, अब इस हाथ का कुछ नहीं हो सकता। ये हाथ अब बिना काम के हो गए हैं। इतना सुनना था तो रमेश की पत्नी का भी चेहरा उतर गया। बोला फिर क्या होगा? बोले देखो, तुम तो भक्ति में बहुत लीन रहती हो, सुबह शाम भगवान के प्रसाद लगाती हो, देखो शायद वही कोई चमत्कार कर दें। इतनी देर में गेट की घंटी फिर बजी। वो बोली आप बैठिए, मैं गेट खोल के आती हूँ। जाके देखा वहाँ पे 3 आदमी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि राकेश जी हैं क्या? उन्होंने कहा राकेश तो ऑफिस गया हुआ है। बोले आप कौन है? बोले मैं उसकी माँ हूँ। आप उसकी माँ है क्या? आपके हस्बैंड भी है क्या घर में? बोला है, रमेश जी। बोले है। बोले ठीक है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तीनों जन अंदर आ गए हॉल में। आके बैठे। बैठ के उन्होंने कहा कि देखिए, इस मकान के एवज के अंदर आपके लड़के राकेश ने, जो आपका सबसे बड़ा बेटा है, बोला हाँ जी मेरा बड़ा बेटा है, इस एवज के अंदर उसने 1.5 करोड़ रुपए मुझसे लोन लिए हैं। और मेरी आपसे ये दरखास्त है कि उसके जो इंटरेस्ट का जो होता है वो कम से कम 65,000 रुपये महीना होता है ब्याज का। अभी तक उसने दिया नहीं है, तो आप उनसे कहिए कि वो ब्याज का रुपया देंगे। अगर नहीं देंगे तो मैं एक तरफा कुर्की करवा करके इस मकान पे कब्जा कर लूँगा। बोले साहब ये कैसे कह सकते हैं? मेरा लड़का बिना मुझसे पूछे कुछ कर नहीं सकता, तो उसने आपको उससे लोन कैसे लिया? बोले उसने कागज पत्र ये रखवाए हैं अपने इस मकान के, देखिए। कागज पत्र जब उसने पढ़े रमेश ने, उसका भी माथा घूम गया। उसने कहा ठीक है, आप मुझे हफ्ते भर का टाइम दीजिए। अभी तक कितना उसने इंटरेस्ट दिया है? बोले 4 महीने का दिया है। वो 2 महीने हो गए अभी तक उसने दिया नहीं। 1,30,000 रुपया होता है। उसको बोलिए तुरंत वो रुपए देवें, वरना मुझे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आप उनके पिताजी हो तो मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं हफ्ते भर का आपको टाइम देता हूँ, अपने बेटे से आप बात कर लो। इतना कह के वो लोग वहाँ से चले गए। अब इसका दिमाग एकदम आउट हो चुका था रमेश का। उसने कहा कि मेरे बड़े बेटे ने 1.5 करोड़ रुपए उठाए हैं, उसका ब्याज हर महीने 65,000 रुपया होता है। मेरी पेंशन ही आती है 70,000 रुपये। ये क्यों हुआ? वो अगर इसको ब्याज नहीं दिया गया तो ये मकान से बाहर निकाल देगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर उसके दिमाग में आया कि बड़े बड़े लड़के ने कहा था कि मेरा बॉम्बे में मेरी कंपनी ट्रांसफ़र कर दिया, प्रमोशन हो गया है, मुझे वहाँ से कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलेगा। कहीं ऐसा से उसका यही प्लान हो? ये 1.5 करोड़ रुपए इसने जो उठाए हैं, मुझे लगता है वहाँ पर उसने फ्लैट लिया है। खैर जो भी है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतना कह कर के उसने पत्नी से कहा कि देखो, तुम इस बारे में किसी से कोई बात मत करना। जो कुछ भी अभी देख रहे हैं ये तुम्हारी तक रख। मैं आज शाम को जब भी बच्चे आएंगे उनसे मैं पूछूंगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे आपके समझ में आप कीजिए, लेकिन मैं बहुत शौक हो चुकी हूँ। मुझे इतना शौक लगा है कि मेरा बड़ा बेटा, जिससे मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास किया, आज वो लड़का ऐसा दिन दिखा रहा है। वो इस उम्र के अंदर अगर आप इस मकान से बाहर चले गए तो कहाँ रहोगे? और छोटा वाला लड़का कहाँ रहेगा? उसकी बहू सुलोचना कहाँ रहेगी? उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ये इनका ही नाम ले रही हो, तुम्हारे और भी जो 2 बच्चे हैं बड़े के अलावा,
उनका क्या होगा? बोला उनका उन्होंने सेट कर दिया अपना, क्योंकि सुबह की बातों से मुझे लगा कि उन्होंने अपना काम सेट कर लिया है। छोटे बड़े वाले जो छोटा जो है, उसने पटना में फ्लैट ले रखा है, वहाँ उसकी नौकरी भी लग गई, उसने तुमको अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया है। और उससे छोटा वो ससुराल के अंदर काफ़ी परिवार, धनवान परिवार है, और वो कहते हैं कि पापा को ज़रूरत है इनकी। मैंने कई बार कहा कि उनको सारा लगेगा, आप वहाँ चल के रहो। तो इसका मतलब कि खाली लास्ट में बचा है छोटू और उसकी पत्नी। मेरे समझ में नहीं आ रही क्या होगा। बोला तुम चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना कोई रास्ता मैं निकालूंगा। इतना कहने के बाद में उसने कहा कि तुम जाके सो, मैं थोड़ी देर हॉल में बैठ के विचार विमर्श करता हूँ क्या होना चाहिए। मुझे लगता है आज मैंने आपका फिर ज़्यादा टाइम ले लिया। अब इसका आगे का क्या हुआ, लड़के जब शाम को आए तो रमेश ने किस तरीके से बात परोसी उनके सामने, सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।